स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन साहिलियन एकेडमी पटना। बाबू आज का क्लास 11th के लिए बायो चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर 8 है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। बाबू ये यूनिट 3 है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसका? सेल का। और ये चैप्टर क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से बताया आप लोगों को कि दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ अ सेल टू कंप्लीट बीइंग अ ऑर्गेनिज्म। कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है सेल से, उसके बारे में मैंने बताया। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि ये है आपका सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल मेड अप ऑफ अ टिश्यू। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू या ग्रुप ऑफ टिश्यू अगर मैं बात करूं दैट परफॉर्म अ सेम फंक्शन सेम टास्क इज नोन एज टिश्यू। हम लोग जो बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स करके जो आते हैं, अगर सेम टास्क करें तो टिश्यू बन जाता है। और ये जब ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं तो ये बनता है ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है हम लोग का ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म। वी नो दैट बॉडी और ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे मैंने बोला कि एक में मकान बना दिया, तो मकान बनाने के पीछे बहुत सारी चीज का लगा, लेकिन इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो जाएगा? एक ब्रिक हो जाएगा, ब्रिक ईटा। वैसे ही ये बॉडी ऑर्गेनिज्म है तो इसका एक यूनिट क्या हो जाएगा? हम लोग का सेल होगा, क्योंकि ये सेल से चला ना, और सेल से ही हमारा बॉडी बना। सो वी आर स्टडी हियर इन दिस चैप्टर कैसे सेल फंक्शन करता है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और इसके सारे फंक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, इन द ऑल हम लोग जब स्टार्ट करेंगे इस सेल को, तो द यूनिट ऑफ लाइफ इसी को बोलते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब सेल। अब यहाँ पे बात आती है भाई कि ये सेल को डिस्कवर कौन किए थे, तो हम लोग सभी को जानते हैं कि द सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। लेकिन थोड़े से साइंटिस्ट लोगों का कुछ अलग अलग मानना है, कुछ अलग अलग आगे साइंटिस्ट आके उन्होंने अलग अलग नाम दिया, जैसे जॉर्ज एन पेपरलोकोलाउ। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आया है साइटोलॉजी से। सेल जो है, अगर हम लोग सेल पढ़ रहे हैं तो ये ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी का है, और ये साइटोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी का। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक बना है साइटोस और दूसरा बना है लोगोस। साइटोस का मतलब होता है सेल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। The branch of biology which deals about the structure and function of a cell and their study is known as cytology. इसको हम लोग बोले, क्लियर है बाबू? इस साइटोलॉजी का फादर जो है ना, वो रॉबर्ट हुक है। देखा जाए अर्लियर में, यानी सबसे प्रारंभिक स्थिति में, सबसे शुरुआत में सेल को डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट हुक। दैट्स व्हाई ही इज द फादर एंड ही वाज नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। बट कहीं कहीं पे आपको जॉर्ज एन पेपरलोकोलाउ के बारे में दिया होगा, तो घबराना नहीं है, ये भी आप लोग समझिएगा। लेकिन बेसिकली हम लोग पढ़े हैं और अभी तक जानते हैं कि द डिस्कवरी ऑफ सेल इज क्रेडिट गोज टू रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। कब किया गया था? 1665। दिस आर द कुछ बेसिक डिटेल्स ऑफ द सेल। फिर हम लोग अपने ये चैप्टर का कंटेंट है देखते हैं क्लास 11th के लिए। आइए, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, मेड ऑफ सेल्स और एग्रीगेटेड ऑफ सेल्स। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे दुनिया में, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब किस चीज के बने होंगे? सेल्स के। और ये सेल्स या फिर एग्रीगेटेड ऑफ सेल्स के बने होंगे। एग्रीगेटेड ऑफ सेल्स यानी सेल्स की जितने भी कंपोजिशन है सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं। तो अब इसमें एक पॉइंट और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा ये सेल से भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा। आपके नीट के क्वेश्चन में फंसा सकता है और थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चंस में, बिकॉज़ वी नो दैट द यूनिट है सेल। हम लोगों का, हम लोग जानते हैं, तो उसका सबसे क्या हो जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा एटम। क्या बोलते हैं? एटम। यहाँ पे ये चीज कभी कभी एग्जामिनर फंसाता है आपको देख के, अगर एटम दे देगा ऑप्शन में तो आप लोग एटम मारना है, और सेल दे देगा तो आपको क्या मारना है? सेल मारना है। ठीक है, ये दो तरीके हो गए। नाउ इन द सेकेंड लाइन, सेल्स वेरी इन देयर शेप, साइज एंड फंक्शन। मैं बात करता हूं कि ये सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी उनके साइज में भी, शेप में भी, उनके फंक्शन में भी। एक दो एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर मैं बात करता हूं न्यूरॉन, न्यूरॉन कैसा साइज का, कैसा शेप का होता है भाई? न्यूरॉन कैसे शेप का होता है? तो न्यूरॉन एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलॉन्गेटेड, जिसका काम, जिसका फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को दौराना पूरे शरीर में, थ्रू आउट द बॉडी। That is the function of a neuron and it is very elongated, approximate 1 meter long. सबसे लंबा हो गया ह्यूमन बीइंग में। इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन लगेगा। ह्यूमन बीइंग में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा हो गया? न्यूरॉन। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट 1 मीटर लंबा होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, बाबू राउंड लाइक होता है। स्मॉलेस्ट सेल जगह PPLO, इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहां से भी आपको क्वेश्चन कर सकता है।
अगर हम लोग बात करें और सारे सेल के बारे में, तो ब्लड सेल के बारे में बात करते हैं। ब्लड कैसा होता है भाई? तो बाइकॉन्केव शेप होता है, बाइकॉन्केव शेप, ठीक है। इसी तरीके से सेल के बारे में अगर पढ़ना है तो बैक्टीरिया को देखिएगा तो बैक्टीरिया 4 टाइप में पाया जाता है। हम लोग पढ़े हैं स्पाइरिलम, हम लोग पढ़े कॉकस, हम लोग पढ़े हैं वाइब्रियो जो कॉमा शेप होता है। तो ये शेप दिखा रहा है, तो दिस आर द शेप ऑफ सेल, यानी सेल शेप और साइज में सब में डिफरेंट होते हैं। ये सेकंड था। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेम्ब्रेन कहने का मतलब कोई सेल है और सेल के ऊपर में अगर मेम्ब्रेन है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेल को 2 भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं प्रोकार्योटिक और दूसरा कहते हैं यूकार्योटिक। बाबू अगर प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में हम डिफरेंशिएट करें ना, तो प्रो का मतलब हो जाता है प्रिमिटिव, ठीक है, और कार्योटिक जो वर्ड है, ये वर्ड का मतलब हो जाता है कार्योन से रिलेटेड, और कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस जो होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोकार्योटिक सेल। एंड यूकार्योटिक का मतलब होता है, यू का मतलब हो जाता है एडवांस। क्या हो जाता है? एडवांस। बस ये 2 बात याद रखना है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव यानी प्राचीनतम यानी सबसे पुराना, और यू का मतलब एडवांस। इट्स मीन कि द ऑर्गेनिज्म हैव contain a advanced nucleus that is known as the eukaryotic cell। और यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, जो यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा, इस बात में कोई परेशानी है क्या? नहीं। आगे चलते हैं, बिकॉज ये बहुत पढ़ा हुआ आप लोगों को, बहुत इजी से, फिर भी मैं इसे क्लियर करवा देता हूं। द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल यानी होता है मूल, ये इसका डेफिनेशन है आपका सेल का। एनीवन आस्क्ड यू कि व्हाट इज अ सेल? The cell is the fundamental structure and functional unit of all living organism। यही आपको बोलना है। बचपन से हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल, बट आज हम लोग 11th क्लास में कुछ थोड़ा हटके करें, बस खाली वर्ड का हेरफेर कर दिए कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आते हैं बाबू, सेल के बाद सबसे पहले डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये डिस्कवर किए थे किसमें? तो यहां पकड़ना है हम लोग को, तो सबसे पहले कॉर्क सेल, बट थोड़ा सा न्यू वर्ड आया, hollow cavities like compartment in a very thin slice of cork। ठीक है, अभी तक हमने कॉर्क सेल पढ़ रहा था, लेकिन अब पढ़ेंगे कि कॉर्क सेल कैसा था? हॉलो, कैविटीज लाइक कंपार्टमेंट, और ये कंपार्टमेंट जो थे कैसे दिखेंगे? थिन स्लाइस ऑफ कोर्क, यानी कोर्क जो होता है, कोर्क का मतलब होता है बार्क या छाल से रिलेटेड, पेड़ का जो छाल देखते हैं ना, वो सेल कैसा होता है? एग्जाम में पूछता है वो सेल कैसा होता है भाई? लिविंग होता है, डेड होता है? डेड होता है। वेरी गुड, ये क्वेश्चन निकालेगा कि the Robert Hooke discovered a cell which is alive or dead? Dead cell. And dead cell, it's look like a compartment. Compartment, which type of compartment? A honeybee comb like a structure. That is a compartment. So look here, if we're talking about what is the honeybee comb like a structure, so we made here this type of the honeybee comb. Honeybee comb मतलब मधुमक्खी का छत्ता, ऐसे होता है। और इसमें जो कंपार्टमेंट कुछ दिखे थे, like this type of the compartment are found in that when they saw in a crude microscope, not electron microscope, in normal microscope से इन्होंने देखा था। रॉबर्ट हुक ने देखा था, उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कोई इन्वेंशन नहीं था, इसीलिए नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखे तो उनको इस तरीके से दिखा, और उन्होंने बोला, क्या बोला कि ये हॉलो लाइक कैविटीज कंपार्टमेंट है कॉर्क का, जिसको हम लोग, और ये क्या था? सेल वॉल था। क्या था? सेल वॉल। जो अपर लेयर था वो सेल वॉल हम लोग पढ़ रही हैं। नाउ इसके बाद एक बहुत ही बेहतर साइंटिस्ट है जिन्होंने लाइव सेल का डिस्कवर किया, इनका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ये पकड़ लेना है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लाइव सेल? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। क्लियर है? यस सर। नाउ बाबू, जैसे जैसे डिस्कवरी होते गया ना, लोगों के मन में और क्यूरियोसिटी आती गई। अब बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने वर्क करना शुरू किया। उसके बाद सेल में अदर कंपोनेंट्स का भी, जो सेल के अंदर में बहुत सारे मैनी ऑर्गेनेल्स, वॉली सेल, ऐसे तो पहले देखा कि भाई ये सेल है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, आगे जाकर मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कब हुआ, उसके बाद एक रिवोल्यूशन आ गया, यानी चीजों को जानने में, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के बारे में जानने में, इट्स कंप्लीटली लोग एकदम मतलब एकदम क्यूरियोसिटी हो गए, ठीक है ना, ये बेसब्र हो गए कि अरे इसमें क्या है, उसमें क्या है, ऐसे क्या है, मतलब माइक्रोस्कोप क्या निकाला। तो उसके बाद माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होने के बाद सेल के अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनेल को पता किया गया। वो इसी ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इस सेल के चैप्टर में, कि सेल कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल एंड दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, दैट्स अ वेरी बेसिक नीड टू आवर लाइफ। हमारे लाइफ के लिए बेसिक नीड था, अगर ये फंक्शन नहीं करेगा हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है, संभव
नहीं है। तो आगे जाके रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस को बाबू एक बोलते हैं, पढ़ाऊंगा मैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को सेल का क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल एंड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है ना, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को बोला जाता है। वी ऑल स्टडी इन डिटेल लाइन बाय लाइन, बेसिक फैक्ट है, हम लोग देखते चलेंगे। नाउ जेई पुरकिंजे, कौन, जेई पुरकिंजे, दिस साइंटिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है, न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किए, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है बाबू। प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर कौन किए, यूज कब लिए, कौन लिए, जेई पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म दैट इज द लिविंग प्लाज्म, यही लिविंग प्लाज्म है, कौन है, यही लिविंग प्लाज्म है। फॉर द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, यानी इन सेल के इनसाइड में एक लिविंग सब्सटेंस मौजूद होगा, उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। और इस वर्ड को कौन बोले थे, इस वर्ड को बोले थे जेई पुरकिंजे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बाबू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस वाज डेवलप्ड बाय मैक्स नॉल एंड अर्न्स्ट रस्का 1931 इन जर्मनी, यानी जर्मनी में इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, एंड दैट लेड द रिवोल्यूशनरी चेंजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल फील्ड, ठीक है ना, बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल फील्ड में एक रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री था, इतिहास था इसके आने के बाद। दैट्स व्हाई वी नो एवरी टाइप ऑफ डिजीजेस एंड एवरी टाइप ऑफ सेल्स बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इज दैट क्लियर? कौन किए थे ये, मैक्स नॉल एंड अर्न्स्ट रस्का। कब किए थे, 1931, कहां के थे, जर्मनी में, ठीक है। नाउ सेल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट, सेल थ्योरी पूछा जाता है एग्जाम में, सेल थ्योरी गिवन बाय सालाडेन एंड स्वान, बस ये दो चीज, ठीक है। इस सेल थ्योरी का क्या था मेथड, तो सेल थ्योरी के कुछ ऐसे थे। द एक्चुअल क्रेडिट जाता है सेल थ्योरी का दो साइंटिस्ट के ऊपर, एक जर्मन के बाबू बॉटनिस्ट थे, वो उनका नाम था एमजे सालाडेन 1838, एंड बाबू अब ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे टी श्वान, जिनका नाम टी श्वान, इन्होंने ही सेल थ्योरी को दिया, किस थ्योरी को दिया, सेल थ्योरी। इसमें ये बोला गया ना कि सेल जो है कैसा है, तो सेल है ये लिविंग है, और जितने भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं वो सेल के बने होते हैं। इनका थ्योरी क्या था, कंपोज था, ये थ्योरी इन्होंने बताया। ठीक है, मैंने लिखा दे गिव अ कांसेप्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। इनका कॉन्सेप्ट है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल के बने होंगे और उनके प्रोडक्ट्स के बने होंगे, कोई डाउट? नाउ वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस आर एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी एज दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस को ये सेल के थ्योरी से अलग रखा गया था, इसको एक्सेप्शन माना गया था। क्यों? क्योंकि ये सेल से हटके थे। किससे थे? क्योंकि सेल बहुत सारे कंपोनेंट्स को रखता था, न्यूक्लियस रखता था उसके अंदर में, बट ये जो था, आप इन तीनों में देखिएगा, दे लैक द मेम्ब्रेन, they lack the complete nucleus, they lack the something other organelles, that's why इसको एक्सेप्शन मान के क्या किया गया, इसको अलग रखा गया और इसको बोला गया सब सेलुलर इन नेचर। ये कैसा नेचर का है? सब सेलुलर इन नेचर, यानी कंप्लीट सेल नहीं है लेकिन कुछ सब सेलुलर इन नेचर का है, that's why इसके सेल थ्योरी से इसको हटा के रखा गया था। तो अब एक साइंटिस्ट थे रडोल्फ वर्शो, कौन थे? रडोल्फ वर्शो, उन्होंने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जितने भी सेल होते हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं। क्यों ऐसा बताया गया? क्योंकि जो सालाडेन एंड स्वान ने अपनी थ्योरी दी थी उसे कंप्लीट नहीं की थी, उनकी थ्योरी में कुछ कमियां थी, और इस कमियां यही था कि वो ये बता नहीं पाए थे, क्या नहीं बता पाए थे कि जितने भी सेल आते हैं वो आखिर आते कहां से। उन्होंने तो बहुत कुछ बता दिया कि यार सेल है, ये है, वो है, बट द मेन फैक्ट इज डिडंट टेल बाय द टू साइंटिस्ट हु गेव द सेल थ्योरी। जो उन्होंने सेल थ्योरी दिया वो टू साइंटिस्ट के द्वारा ये नहीं बताया गया था कि ये सेल आखिर आता कहां से, तो उसको बताने वाले थे रडोल्फ वर्शो, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा नाम दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बिकॉज़ यहां पे बोर्ड भर गया था इसीलिए मैं लिख नहीं पाया, ठीक है। सो ये कांसेप्ट यहां तक क्लियर हुआ, द सेल थ्योरी वाज कंप्लीटेड। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग ऑलवेज।